नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग फिजिक्स भौतिक विज्ञान में कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा पढ़ रहे हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी, जिसमें पिछले दिनों हमने पढ़ाया आप लोगों को कार्य। तो कार्य में हमने बताया कि कार्य के लिए F इंटू एस कॉस थीटा, अगर थीटा कोण पर फोर्स लगता हो विस्थापन के साथ तो एफ एस कॉस थीटा, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। पावर बताया पी में बताया हमने आप सभी लोगों को W/T, इसका मात्रक क्या होता है? वाट। इसको आश्व शक्ति में भी मापते हैं। एक आश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट। एक आश्व शक्ति बराबर 746 वाट। ठीक है, इसके विषय में हम लोगों ने देखा था और इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया गया था। ऊर्जा, इसी से संबंधित हमने बताया कि ये जो कार्य होता है, जब ऊर्जा होगा तभी कार्य होगा, अन्यथा कार्य नहीं होगा। ऊर्जा के रूप हमने बताया कि ऊर्जा के कौन कौन से रूप होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा के कई रूप हैं। पिछले दिनों इस पर हमने चर्चा किया था। एक बार फिर आज बताते हैं कि ऊर्जा के प्रकार, जिसमें है प्रकाशीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तमाम ये ऊर्जा होते हैं जिन ऊर्जाओं के विषय में आप एक एक करके जानते हैं। अगर कहा जाए कि प्रकाशीय ऊर्जा का कोई एक एग्जाम्पल दीजिए, तो प्रकाशीय ऊर्जा जैसे सूर्य के द्वारा जो प्रकाश मिलता है, उससे हम लोग ऊर्जा जो आता है, उस ऊर्जा को आप देखते हैं कि वैद्युत ऊर्जा में भी कन्वर्ट किया जाता है। और आजकल सरकार का मुहिम चल रहा है कि वैद्युत ऊर्जा, सूर्य के द्वारा जो प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है, उसको अधिक से अधिक वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सके। अभी हाल ही में सबसे अधिक वैद्युत उत्पादन क्षमता प्रकाश के द्वारा मध्य प्रदेश में लगाया गया है, MP में। अभी हाल ही में आपके प्रधानमंत्री उद्घाटन किए हैं, अभी कुछ ही दिन हो रहा है, इस लॉकडाउन में ही उद्घाटन उसका हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा जो है वह वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। और वहां से प्रकाशीय ऊर्जा के माध्यम से वैद्युत ऊर्जा को दूसरे जगह उसे भेजा भी जा रहा है, संभवतः दिल्ली के लिए भी भेजा जा रहा है। अच्छा, हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ऊर्जा में मुख्यतः आपको आपके सिलेबस में जो है वह दो ही है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, देखिए ऊर्जा के रूप केवल बदलते हैं। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जाता है। यही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। अगर कोई आपसे पूछे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताइए, कन्वर्जेंस लॉ ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तो आप सिर्फ यही कहेंगे कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, केवल ऊर्जा का रूप बदल सकते हैं। जैसे कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलना, प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, तमाम ये रूप हो सकते हैं। जैसे अगर सपोज दैट अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का यंत्र बताइए, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तो जैसे आप जानते हैं बैटरी है। दूसरी, अगर ये कहा जाए कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलने का यंत्र कौन सा है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में लाइट,
लाइट आप जानते हैं जो कि बल्ब है, ट्यूबलाइट है, एलईडी बल्ब वगैरह चल रहा है, ये तमाम जो है विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, लाइट ऊर्जा में, प्रकाशीय ऊर्जा में बदलते हैं। अब प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का यंत्र बताइए। तो प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का यंत्र आप जानते हैं फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट है, जिसके माध्यम से हम लोग प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। यदि कहा जाए कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का यंत्र बताइए, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का यंत्र बताइए, कौन सा मशीन है। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम जो है किसका होता है, स्पीकर का होता है। स्पीकर जो आप डीजे वगैरह लगाकर गाना खूब सुनते हो, वो क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। उसी तरह अगर कहा जाए कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का यंत्र बताइए, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो माइक्रोफोन वगैरह, जैसे माइक है, माइक या माइक्रोफोन में आप बोलते हो तो ध्वनि आपका विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है और वह विद्युत ऊर्जा जाता है और स्टोर होता है और फिर उसको किसी और जगह भेजा जाता है। पहले रिसीव होता है, फिर उसको हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं, तमाम बातें होती हैं। तो यह सभी जो है ऊर्जा के रूप बदलने के यंत्र हैं, अलग अलग ऊर्जा के रूप बदलने का अलग अलग यंत्र हैं। अगर कहा जाए कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कोई एक एग्जाम्पल बताइए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण सोचिए जरा। तो आप सोचने में समय लगा दिए। जनरेटर, जनरेटर का कार्य क्या होता है, जनरेटर का कार्य होता है कि यांत्रिक, हम जनरेटर के द्वारा पहले डीजल होता है, डीजल के माध्यम से डायनामो को चलाते हैं। जब डायनामो चलता है तो गति प्रारंभ होता है, गति करता है, यानी गतिज ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है टरबाइन लगाकर, टरबाइन लगाकर ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। भारत में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन ऊष्मीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में ही परिवर्तित करना है। सबसे मैक्सिमम उत्पादन विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय यानी कोयले के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि यह कोयले के माध्यम से ही हम ज्यादा ऊर्जा जो है आज अपने देश में इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बल्कि डायनामो वगैरह जो चलाया जाता है टरबाइन, जो जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जल ऊर्जा, जल के माध्यम से जल को रोक कर, नदियों के जलों को रोक कर बांध बनाकर, डैम बनाकर रोका जाता है। फिर वहां से टरबाइन, ऊपर से पानी गिरता है टरबाइन पे, टरबाइन चलता है, फिर विद्युत ऊर्जा बनता है। तो ये जल के द्वारा जो विद्युत ऊर्जा बनता है ये भारत में बहुत कम है, बहुत ही कम, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ही ये ज्यादातर सफल हो पाता है। और जगह तो बहुत ज्यादा खर्चीले हो जाते हैं, जिसके कारण जो है ये संभव नहीं हो पाता है। पहाड़ी इलाकों में जल को रोककर टरबाइन लगाकर थोड़े थोड़े जगहों पर और आराम से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन समतल पर नहीं हो पाता है। समतल पे अगर आप पानी रोकेंगे तो पानी रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं और उतना संभव हो नहीं पाता है। डैम वगैरह बनाए जाते हैं तो जहाँ जरूरत होता है वहीं डैम बनाया जाता है, हर जगह डैम बनाकर पानी रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डैम बनाना पड़ेगा, खर्च बहुत ज्यादा हो जाएगा और उतना खर्च करना संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि एक तरफ पानी रोकेंगे दूसरी तरफ से निकलने लगेगा, क्योंकि समतल है इसीलिए पानी रोका हर जगह नहीं जाता है, वो केवल ऊंचाइयों पर ही पानी रोका जा सकता है। जैसे नेपाल वगैरह में क्या है कि पहाड़ी इलाका ज्यादा है, वहां पर जल को रोक कर विद्युत ऊर्जा बहुत ज्यादा उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जगह जहां जहां पहाड़ी इलाका है और जहां से पानी, नदियां अगर बह रही है तो वहां पर तो संभव है, लेकिन हर जगह संभव नहीं हो पाता है। हम लोग यहाँ पर आज केवल, जैसे कि अभी हमने ऊर्जा को बदलने का जो तरीका था उसमें कई एग्जाम्पल हमने दिया, ये एग्जाम्पल पूछे भी जाते हैं। यदि कहा जाए कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का जो है कोई एक उदाहरण दीजिए, एक एग्जाम्पल दीजिए, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए आप जानते हैं मोटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पंखा वगैरह आप विद्युत ऊर्जा को जैसे ही ऑन करते हैं तो फैन चलने लगता है। आप चक्की देखते हैं कि आटा चक्की वगैरह पे आप विद्युत के द्वारा
क्या होता है कि आटा चक्की को चलाया जाता है तो कौन चलाता है? मोटर चलाता है। तो मोटर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। और अल्टरनेटर का कार्य होता है, अल्टरनेटर, आप पहली बार शब्द सुन रहे होंगे अल्टरनेटर। और आप में से जो भी व्यक्ति जो है इलेक्ट्रिकल लेकर पढ़ेगा वो लोग तो खूब पढ़ेंगे अल्टरनेटर के विषय में, मोटर के विषय में, जनरेटर के विषय में, ट्रांसफार्मर के विषय में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। वो बहुत ज्यादा ही पढ़ेंगे, उनको वही पढ़ना ही पढ़ना है। अल्टरनेटर का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अल्टरनेटर का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। हम लोग यहाँ पर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है गतिज ऊर्जा। गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है गतिज ऊर्जा। फिर से सुनिए, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है क्या? गतिज ऊर्जा। अब जरा देखिए गतिज ऊर्जा के विषय में कि गतिज ऊर्जा को काइनेटिक से, काइनेटिक एनर्जी को के से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं? के से, कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो आइए देखा जाए कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के और कार्य, कार्य बराबर क्या होता है? F इंटू एस, यही तो होता है, कार्य बराबर F इंटू एस। चलिए तो यहाँ पर हम लिखें कि कार्य यानी जो ये ऊर्जा है, कार्य है, ये काइनेटिक एनर्जी गति के कारण है अगर, तो जो ये F है, F के स्थान पर हम लिखें क्या? M इंटू ए इंटू एस। ध्यान समझिए, M इंटू ए इंटू एस, यही हम लिखेंगे। अब चलिए A का मान अगर रखना है A का, तो A का मान हम निकालें, जबकि S की वैल्यू यहाँ दिया गया है। तो आप जानते हैं कि S के पदों में अगर निकालें तो ऐसे लिखा जाएगा कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान समझिए 2as, u तो 0 अगर है तो v स्क्वायर बराबर 2as हो जाएगा। अब यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा? तो v स्क्वायर अपान 2as। यहाँ पर अगर हम रख दें तो m इंटू ए के जगह पर v स्क्वायर अपान 2s। अब देखिए s s कट गया तो यहाँ पर क्या आया? तो हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है? ये होता है काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर। ये गतिज ऊर्जा होता है। गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है गतिज ऊर्जा। फिर से सुनिए, गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है गतिज ऊर्जा। इसका भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। गतिज ऊर्जा का भी मात्रक जूल। जितने भी ऊर्जा होते हैं सभी का मात्रक जूल होता है, चाहे वो ऊष्मीय ऊर्जा हो या फिर वैद्युत ऊर्जा हो या फिर गतिज ऊर्जा हो या फिर स्थितिज ऊर्जा हो, ध्वनि ऊर्जा हो, प्रकाशीय ऊर्जा हो। जितने भी ऊर्जा आप पढ़ेंगे अपने जीवन में सभी का मात्रक सिर्फ क्या? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, याद रखिएगा। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा, तो पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा को U से डिनोट करते हैं। एक विशेष अवस्था अथवा स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। फिर से सुनिए, विशेष अवस्था अथवा स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे उठा हुआ हथौड़ा, हथौड़े को ऊपर उठाए, जैसे छोड़ेंगे नीचे गिर जाएगा। तो उठा हुआ हथौड़ा में जो ऊर्जा है उसे कहेंगे स्थितिज ऊर्जा है। खींचा हुआ स्प्रिंग, स्प्रिंग आप खींचे रहिए, अगर आप खींचे हुए स्प्रिंग है जैसे ही छोड़ेंगे वो अपने स्थान पर आने का प्रयास करेगा, यानी जब आप उसको खींचे हुए हैं तो उसमें एक ऊर्जा स्टोर हुआ है और उस ऊर्जा को कहते हैं क्या? स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी हुई घड़ी, घड़ी में अगर चाबी भर दीजिए तो चाबी जो भरते हैं उसमें स्प्रिंग लगा होता है और उसी स्प्रिंग को टाइट करते हैं। जब स्प्रिंग को हम टाइट कर देते हैं तो हमने ऊर्जा उसमें भर दिया
अब जो उसमें ऊर्जा हो गया, और जो ऊर्जा स्टोर है उसे कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के ये सभी एग्जाम्पल हैं। अगर दबा हुआ स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग है और उसको खूब दबा दीजिए, जब तक आप दबाए रहेंगे तो उसके अंतर्गत जो ऊर्जा होगा उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे वो अपनी अवस्था में झटके से आने का प्रयास करता है। तो जैसे आप बंदूक लेते हैं, बंदूक से गोलियां दागते हैं ट्रिगर को दबाकर, तो जब ट्रिगर को दबाते हैं तो क्या होता है? स्प्रिंग टाइट होता है, स्प्रिंग खींचता है, और जब तक आप ट्रिगर को दबाए तब तक उस स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा है, और जैसे ही छोड़ते हैं तो स्थितिज ऊर्जा गतिज में बदल जाता है और ट्रिगर जाकर गोली पर टकराता है, और जैसे ही टकराता है वह विस्फोट होता है, यानी गतिज ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और जैसे ही उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है उसमें हीट उत्पन्न होता है, गर्म होता है, गर्म होने के कारण उसमें जो रासायनिक ऊर्जा होता है उसके अंतर्गत विस्फोट होता है, और वो विस्फोट होने के कारण वो रासायनिक ऊर्जा पूरा का पूरा गतिज ऊर्जा में बदल जाता है, जो कि गोली को चलाने में उसका योगदान होता है। और पूरा का पूरा रासायनिक ऊर्जा कई भागों में बढ़ जाता है। एक तो उष्मीय ऊर्जा, वो उष्मा देता है। आप लगातार बंदूक से गोली चलाते रहें, 200-400 गोलियां अगर लगातार दागते रहेंगे तो पता चलेगा बंदूक पिघल जाएगी, बंदूक हीट होकर पिघल जाएगा, वो चाहे किसी भी मेटल का बना हो, इसलिए कि वो हीट होता है। जल्दी जल्दी बंदूक छोड़ते जाएंगे वो हीट होता जाएगा, हीट होता जाएगा। यानी वो नॉर्मल लोहे की बस की बात नहीं है कि लगातार आप चलाएंगे तो जो है वो गर्म होकर पिघल सकता है। अगर वो अच्छे लोहे और अच्छी क्वालिटी का और हाई टेम्परेचर का, हाई गलनांक वाला अगर लोहा न लगाया गया हो तो। हम लोग यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा में हमने बताया कि उठा हुआ हथौड़ा, जैसे कोई भी अगर वस्तु है उठा है, मान लेते हैं ये m द्रव्यमान का पिंड है और h ऊंचाई पर उठा है, ध्यान समझिएगा, h ऊंचाई पर उठा है। इसका मतलब ये है कि यहां से हमने उठाया यहां तक, यहां से उठाया यहां तक, h ऊंचाई तक, तो फोर्स कार्य किया ना, ऊपर की तरफ हमने फोर्स लगाया। यह फोर्स जो है F उसके भार के विरुद्ध कार्य किया, यानी mg के बराबर कार्य किया। और कार्य बराबर आप जानते हैं कि कार्य बराबर होता है क्या? F इंटू एस। अब देखिए F के जगह पर mg लिखेंगे और s के जगह पर कितनी दूरी तक, कितनी ऊंचाई तक ले गए? h की तरह, अर्थात h ऊंचाई तक, mgh। यही होता है पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है स्थितिज ऊर्जा। यानी हम लोगों ने देखा कि स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या है? mgh, और काइनेटिक एनर्जी K बराबर क्या है? तो हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh। इन दोनों से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अभी से नोट कर लीजिए कि गतिज ऊर्जा अथवा स्थितिज ऊर्जा से संबंधित या तो एग्जाम्पल पूछेगा या तो न्यूमेरिकल पूछेगा। अभी तो न्यूमेरिकल में लगाया नहीं, अब न्यूमेरिकल पे ही चलेंगे। गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल आप बताइए जरा जल्दी से। गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल नहीं बता पाए ना? गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं जैसे चलती हुई कार, लुढ़कता हुआ गेंद, इन सभी में गतिज ऊर्जा है। चलती हुई ट्रेन यानी पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन के अंतर्गत कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। तो याद रखिएगा, अगर ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर, जितनी ऊंचाई पर आप चलते जाएंगे उतनी ही आपकी अंतर्गत स्थितिज ऊर्जा क्या होती जाएगी? स्टोर होता जाएगा। यही कारण है कि क्या होता है कि ऊंचाई से कोई भी वस्तु जमीन पर गिर जाता है। क्यों गिरता है? क्योंकि उसके अंतर्गत जो स्थितिज ऊर्जा भरा गया है वह ऊर्जा निकलना चाहता है, और जैसे ही ऊर्जा रिलीज होगा वो नीचे आएगा तभी रिलीज होगा, ऊपर रिलीज नहीं होगा। तो नीचे आता है तो ऊर्जा क्या होता है? रिलीज होता है। जितना ही ऊंचाई तक ले जाएंगे उतना ही उसके अंतर्गत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होता जाता है उस पिंड के अंतर्गत। हम लोग देखेंगे, जैसे सपोज दैट, मान लिया जाए कि इनसे संबंधित न्यूमेरिकल लगा लेते हैं कुछ लिखकर। लिखिए प्रश्न, बोले, लिखिए 20 किलोग्राम का पिंड, 20 किलोग्राम का पिंड, 20 किलोग्राम का पिंड 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से
के वेग से फेंका जाता हो तो गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। चलिए गतिज ऊर्जा की गणना करते हैं। गतिज ऊर्जा m दिया गया है, द्रव्यमान 20 किलोग्राम। द्रव्यमान कितना दिया गया? 20 किलोग्राम। और भी कितना दिया गया? 30 मीटर पर सेकेंड। तो k बराबर क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। इसका मतलब 1/2। m का मान है कितना? 20 किलोग्राम और v का मान 30 का स्क्वायर। इसका मतलब है कि 1/2 और ये हो जाएगा 20, तो ये कट जाएगा 10। तो यहाँ पर लिख दे 10 गुणे 900, अर्थात कितना हो जाएगा? 9000 जूल। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। k बराबर 9000 जूल। हो गया? लग गया? चलिए अगला नंबर लिखिए। यदि किसी पिंड पर 20 न्यूटन का बल लगाने से 20 न्यूटन का बल लगाने से 20 सेकेंड में उसके अंतर्गत गतिज ऊर्जा कितना होगा? अब देखिए कै सेकेंड तक बल लगाया जा रहा है? 20 सेकेंड तक बल लगाया जा रहा है। कै न्यूटन का लगाया जा रहा है? 20 न्यूटन का लगाया जा रहा है। ठीक है, अब 20 न्यूटन का लगाया जा रहा है और 20 सेकेंड तक लगाया जा रहा है। इसमें एक चीज और लिख लीजिएगा, जबकि पिंड का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि F बराबर क्या? m इंटू ए। F बराबर दिया है 20 न्यूटन और m का मान है 5 इंटू ए। तो a का मान हो जाएगा कितना? 20/5 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए कि ये आ गया क्या? a का मान आ गया। हमें त्वरण तो पता हो गया, चूंकि गतिज ऊर्जा तो तब निकल पाएगा जब दूरी पता हो या द्रव्यमान दिया है तो वेग पता हो। वेग भी नहीं पता है, तो चलिए वेग निकालते हैं। तो त्वरण हमें पता हो गया, समय पता है और u पता है कि जब पिंड पर बल लग रहा है, इसका मतलब ये है कि पहले वो विरामावस्था में ही था और विरामावस्था में u का मान 0 और a का मान निकाल चुके हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t का मान पता हो चुका है 20 सेकेंड है। तो v बराबर आप निकालेंगे u प्लस ए टी। क्या? u प्लस ए टी। u का मान 0, a का मान 4 और t का मान है 20। इसका मतलब है 20 चौके 80। अब देखिए v आ गया। जब v आ गया तो उसके बाद आप निकालेंगे गतिज ऊर्जा k बराबर हाफ mv स्क्वायर से। तो हाफ mv स्क्वायर, m का मान है कितना? तो m का मान 5 किलोग्राम रखा गया है और v का मान आ चुका है कितना? 80। तो 80 का स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब 1/2 गुणे 5 गुणे 80 गुणे 80, तो ये कट जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 चौके 32, 5 गुणे 3200 अर्थात 0 0 5 दूना के 10, 5 3 15 1 16 अर्थात ये 16000 जूल हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी इस तरह तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं, गतिज ऊर्जा से संबंधित प्रश्न। अब देखिए, अब यहाँ पर
ऊर्जा पढ़ रहे हैं, कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा पढ़ा जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गति का समीकरण भी इस्तेमाल करना पड़ गया, न्यूटन का नियम भी इस्तेमाल करना पड़ गया। यानी इन सभी से मिलाकर एक ही प्रश्न अगर पूछा जाए तो जिसमें सभी के सभी आ जाते हैं, और ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगर न्यूमेरिकल आता है तो इसी स्तर के न्यूमेरिकल आता है कि एक प्रश्न में 3-4 चैप्टर शामिल हो जाए, तभी 25 क्वेश्चन में सिमटना है पूरे फिजिक्स को। टॉपिक तो बहुत है, अगर एक एक से हम बनाएंगे तो काफी प्रश्न हो जाएंगे ना, हर एक टॉपिक से बनाएंगे तो। इसीलिए ऐसे ही प्रश्न को ढूंढा जाता है ताकि एक प्रश्न दिया जाए तो कई उसमें सॉल्व हो जाए, कई टॉपिक आप लगाकर सॉल्व करें। ठीक है, चलिए ये तो था गतिज ऊर्जा से संबंधित। अभी बहुत तमाम इसी तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं, लेकिन अब एक एक प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे तो गतिज ऊर्जा से संबंधित न्यूमेरिकल ही सॉल्व करने में ज्यादा समय लग जाएगा। तो हम लोगों को तो तेजी से खत्म करना है। तो स्थितिज ऊर्जा जरा समझेंगे, स्थितिज ऊर्जा के विषय में। तो स्थितिज ऊर्जा से संबंधित न्यूमेरिकल लिखिए, प्रश्न लिखिए। यदि 50 किलोग्राम का कोई व्यक्ति 4 मीटर ऊंचाई के भवन के छत पर सीढ़ियों के माध्यम से जाता हो तो उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। कार्य की गणना कीजिए। अब देखिए, व्यक्ति कहाँ जा रहा है? सीढ़ियों के माध्यम से, ऐसे सीढ़ी बना हुआ है और इस सीढ़ियों के माध्यम से ये छत है। यहाँ पर व्यक्ति आ गया, ठीक है, यहाँ व्यक्ति आ गया, यहाँ व्यक्ति पहुंच गया है सीढ़ियों के माध्यम से, और इसका वजन कितना है? 50 किलोग्राम है, और इसकी ऊंचाई कितना है भूतल से? तो 4 मीटर है। तो आप जानते हैं कि ये द्रव्यमान हो गया, ये h हो गया, g का मान तो फिक्स है 9.8, तो u बराबर हम लिखेंगे क्या? mgh से m के जगह पर 50, g की जगह पर रखेंगे 9.8 और h की जगह पर 4। तो अब इसी का गुणा कर दें, बस आ जाएगा क्या? mgh, स्थितिज ऊर्जा, यानी यही कार्य, इतना कार्य उसने किया। लिख लीजिए, जल्दी से लगा लीजिए। हो गया? दूसरा लिखिए, यदि 40 किलोग्राम का कोई व्यक्ति 10 किलोग्राम का वजन लेकर 10 किलोग्राम का वजन लेकर 40 किलोग्राम का कोई व्यक्ति 10 किलोग्राम का भार लेकर 50 सीढ़ी चढ़ता हो तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए।
प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। और यदि एक रोटी खाने से 80 जूल ऊर्जा प्राप्त होता हो तो उसे कितना रोटी खाना चाहिए। ठीक है, इसी में 2 प्रश्न हमने बोल दिया। प्रश्न आया हुआ है, पूछा जाता है, रोटी की ताकत दे दिया जाता है, रोटियों की संख्या पूछा जाता है। तो चलिए देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि कहा जा रहा है कितनी सीढ़ी है, 50 सीढ़ी। समझिए यहाँ पर ये अभी हमने बनाया था, फिर यहाँ बनाते हैं, ऐसे सीढ़ी है। ठीक है, ऐसे सीढ़ी है और ये 50 सीढ़ी है। एक सीढ़ी की ऊंचाई 10 है तो 10 10 10 और ऐसे 50 सीढ़ी है। तो मान लेते हैं कि यह ऊंचाई है, तो जो ये ऊंचाई होगा, यह जो ऊंचाई होगा ये हो जाएगा 50 गुणे एक सीढ़ी की ऊंचाई, और एक सीढ़ी की ऊंचाई 10 है, यानी ये हो गया h। तो जो h होगा ऊंचाई h, तो h बराबर 50 गुणे 10 सेंटीमीटर यानी 500 सेंटीमीटर यानी 5 मीटर होगा। h बराबर क्या होगा, 5 मीटर। अब देखिए कि h का मान है 5 मीटर और m का मान है कितना, तो 40 किलोग्राम का तो वो व्यक्ति है और कितना वजन लेकर जा रहा है, 10 किलोग्राम लेकर जा रहा है। तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, तो 50 किलोग्राम द्रव्यमान हो गया ना। तो m तो हो गया 50 किलोग्राम और g का मान 9 या 10 जो भी रखना है रख दीजिए। तो u बराबर हो जाएगा mgh से m का मान 50, g का मान 10 रख देते हैं और h का मान है 5 मीटर। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 5 5 25, तो 2500 जूल। एक तो आंसर ये हो गया। कुल कितना कार्य करना पड़ेगा, तो 2500 जूल कार्य करना पड़ेगा। दूसरा है कितना रोटी उसे चाहिए। तो अब देखिए एक रोटी के खाने से कितना जूल ऊर्जा उत्पन्न होता है, 80 जूल। तो कितनी रोटी की आवश्यकता होगी, तो U बराबर रोटियों की संख्या बराबर रोटियों की संख्या। तो रोटियों की संख्या अगर निकालना हो तो टोटल है 2500 बटा 80। ठीक है, तो 0 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 4 बार में 2 से कटेगा तो 125। अब 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 तिहाई 12। ठीक है, और 1 फिर 4 गुना के 8, तो 1 हो गया, तो 1 बटा 4 यानी 31 सही 1 बटा 4 रोटी खाना पड़ेगा। रोटी छोटा होगा, ये मत सोचिएगा कि बहुत बड़ा है रोटी और उसको खा लेंगे। 31 रोटी खाने में हालत खराब हो जाएगी। तो जल्दी से इसको जरा लिख लीजिए। रोटी ज्यादा खा लेने से नहीं ज्यादा वर्क होता है। आपका डोज है 3 रोटी खाने के लिए और खा लीजिए 10 रोटी, तो सारा ऊर्जा बाहर आ जाएगा तुरंत। हो गया। तो ये तो है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी से संबंधित। देखिए इस तरह के प्रश्न आते हैं तो ऐसे ही सॉल्यूशन आप करेंगे। ठीक है, हो गया। अब देखिए दक्षता, दक्षता क्या होता है, इफिशियंसी क्या होता है, तो इसके विषय में हम लोग समझ लेते हैं। दक्षता
दक्षता होता है कि जैसे किसी भी मशीन या किसी भी यंत्र द्वारा जो आउटपुट हो रहा है, आउटपुट का मतलब जितना हम कार्य ले रहे हैं और उस लिए गए कार्य में कितना ऊर्जा खर्च हुआ और हमने उतना कार्य लेने के लिए उस यंत्र को कितना बाहर से ऊर्जा दिया। तो जो हम ऊर्जा देते हैं उसको कहा जाता है इनपुट, और जो हम ऊर्जा लेते हैं, कार्य लेते हैं ऊर्जा के माध्यम से, उसको कहते हैं आउटपुट। तो कभी भी किसी भी यंत्र के द्वारा पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा यंत्र नहीं है कि आप जो है जितना ऊर्जा इनपुट में दिया उतना ऊर्जा आउटपुट में ले लेंगे। ऐसा यंत्र अभी तक बना नहीं और न ही बन पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे रीजन होते हैं। जब हम ऊर्जा देते हैं किसी भी यंत्र को, तो जब वह ऊर्जा यंत्र के पास पहुंचता है तो रूप बदलते हैं, और जब रूप बदलता है एक रूप से दूसरे रूप में जब जाता है तो ऊर्जा का जो है हरासमेंट होता है, यानी वहां पर ऊर्जा कुछ क्षय हो जाता है। एक तो कमी यहाँ पर हो गया। दूसरा कमी होता है कि जब उसके पास ऊर्जा स्टोर हो जाता है तो वह ऊर्जा स्टोर किसी दूसरे माध्यम में है और आउटपुट लेना है किसी दूसरे माध्यम में, वहां पर भी ऊर्जा का क्षय होता है। तीसरा यह है कि जब ऊर्जा स्टोर किया जाता है तो जो ऊर्जा का क्षय होता है वह हो सकता है कि उसको हीट करने में, गर्म करने में जाए या फिर उसको कोल्ड करने में जाए। तमाम ऊर्जा जो है नष्ट जो होता है, ये कुछ न कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाता है, यानी किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए 100% आउटपुट नहीं होता है। अगर हम किसी को 100 जूल ऊर्जा दिए, हमने 100 जूल ऊर्जा दिया, तो ये कभी आप उम्मीद मत रखिएगा कि 100 जूल किसी को ऊर्जा दे दिए हैं तो 100 जूल आप काम ले लेंगे। 100 जूल काम नहीं ले पाएंगे, बल्कि आप हो सकता है कि 80 जूल ही काम लिए, या फिर 50 जूल काम लिए, 40 जूल काम लिए, 30 जूल काम लिए। वो अलग अलग यंत्र पर निर्भर है। जितना ज्यादा कार्य लिया जाता है किसी यंत्र के द्वारा, वह उतना ही अच्छा यंत्र माना जाता है। इसी को दक्षता कहते हैं। इसे ही दक्षता कहा जाता है कि अगर किसी भी यंत्र को जितना प्रतिशत आउटपुट हम ले पाते हैं, वह प्रतिशत ली गई ऊर्जा जो कार्य होता है उस यंत्र का दक्षता कहलाता है। और दक्षता निकालते समय क्या करते हैं, इसको इफिशियंसी ईटा से प्रदर्शित किया जाता है। आप लिखेंगे किया गया कार्य बटा दिया गया कार्य, यानी ली गई ऊर्जा बटा दी गई ऊर्जा गुणे 100, ऐसे लिखा जाए। ली गई ऊर्जा बटा दी गई ऊर्जा, यानी दी गई इनपुट, दी गई ऊर्जा और गुणे 100, ये होता है दक्षता। यही मशीन की दक्षता होती है। कहा जाए कि 80% दक्षता किसी मशीन का है, यानी मशीन की क्षमता क्या है, 80% है। तो इसका मतलब ये है कि आपने 100 जूल ऊर्जा दिया तो केवल काम कितना हुआ, 80 जूल हुआ। सिर्फ काम 80 जूल होगा, ठीक है। अगर किसी की दक्षता 70% है तो इसका मतलब ये होगा कि आप 100 जूल जब ऊर्जा खर्च करेंगे इसके ऊपर, तो आप केवल 70 जूल ही कार्य कर पाएंगे, 30 जूल बेकार चला जाएगा, 30 जूल आपके काम में नहीं आएगा। तो ये दक्षता कहलाता है। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि आपको मोटर पंप लगाए हैं और आप अपने छत के ऊपर जो है आप सिंटेक्स रख दिए हैं, उसमें पानी भरना है। उसमें क्या करना है, पानी भरना है। 1000 लीटर का टंकी है। मोटर आपने चला दिया और 1 किलोवाट का मोटर है, तो मोटर को चला दिए, 1 किलोवाट का मोटर है, अगर चला दिए तो कितने समय में वो टंकी भर जाएगी, पूछा था कितने समय में टंकी भर जाएगी। जबकि मोटर की दक्षता 80% है। मोटर की दक्षता कितनी है, 80% है। तो अब ध्यान समझिए, लगभग ये माना जाता है कि 1 किलोग्राम 1 लीटर के बराबर होता है। 1 किलोग्राम पानी का जो वजन है, 1 किलोग्राम लगभग 1 लीटर के बराबर होता है, परंतु ऐसा होता नहीं है क्योंकि अंतर होता है। फिलहाल हम ये मान के चलेंगे कि 1000 लीटर का अगर सिंटेक्स है तो इसका मतलब है कि 1000 किलोग्राम उसका वजन हुआ। अब आप समझिए, यहाँ पर आपने पंप लगा दिया, यहाँ पे आप
पंप लगाए हैं और ये पंप चल रहा है और ये पाइप है और इसके द्वारा ये पाइप से इतनी ऊंचाई पर जा रहा है और यहाँ पर सिंटेक्स लगा हुआ है और इसमें पानी गिर रहा है। मान लेते हैं कि यह जो है 30 मीटर की ऊंचाई पर है। कितने मीटर की ऊंचाई पर है? 30 मीटर की ऊंचाई पर है। और इस मोटर की जो दक्षता है, इस पे ये जो है तार है और इससे जो है बोर्ड है, तो यहाँ स्विच लगा है। इस स्विच के माध्यम से जैसे ही ऑन करते हैं मोटर चलेगी और मोटर जब चलेगी तो इधर से पानी खींच रहा है, इधर से पानी खींचता है और यहाँ से पानी ये निकालता है, बाहर जाता है। अब ये बाहर ये ऊपर जा रहा है और ये टंकी भर रही है, ठीक है। और ये 1000 लीटर की टंकी है। कितने लीटर की? 1000 लीटर की। इसकी दक्षता कितना है? 80% दक्षता है। और ये मोटर की जो क्षमता है वो लिखा हुआ है 1000 वाट, यानी 1 किलोवाट। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, ठीक है। अब कितने समय में ये भर जाएगा? प्रश्न है कितने समय में यह भरेगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पर जो 1000 किलोग्राम द्रव्यमान है, 1000 लीटर है तो 1000 किलोग्राम है द्रव्यमान है। तो जरा इस प्रश्न को पहले लिख ले, फिर हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। लिख लिया जाए, लिखिए जल्दी से। 1 किलोवाट के मोटर द्वारा 1 किलोवाट के मोटर द्वारा 30 मीटर की ऊंचाई पर 30 मीटर की ऊंचाई पर रखे 1000 लीटर की टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? जबकि मोटर की दक्षता 80% है तथा गुरुत्वीय त्वरण G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब चलिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दक्षता दिया गया है 80%। अब पूरा का पूरा इसको भरने में कितना हमें कार्य करना है, तो 1000 लीटर यानी 1000 किलोग्राम द्रव्यमान हो गया और G का मान 10 दिया ही गया है, H दिया गया है कितना? 30 मीटर है। इसलिए जो कार्य चाहिए हमें U, वो तो चाहिए कितना? mgh, इतना कार्य करना है। तो mgh, m का मान है 1000, G का मान है 10, इसका मान 30, इसका मतलब इतना जूल ऊर्जा की आवश्यकता है। और यह इतना जूल ऊर्जा हमें लेना है किससे? पंप से। किससे लेना है? मोटर, यानी जो ये पंप लगा हुआ, इसके माध्यम से हमें इतना जूल ऊर्जा चाहिए। लेकिन इसकी दक्षता कितनी है? 80% है, तो पूरा का पूरा तो आउटपुट देगा नहीं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यह मोटर द्वारा दी गई, यानी दी गई ऊर्जा, तो दी गई जो ऊर्जा निकालेंगे, मान लेते हैं कि t समय में भर जाता है, माना t समय में भर गया, ठीक है। इसलिए आप तो जानते हैं कि P बराबर W/T होता है, तो W बराबर P इंटू T होगा। अब P जो है वाट है, इसकी क्षमता है, और इसकी क्षमता कितना है? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देंगे 1000 वाट, ठीक है, गुणे T, यही ज्ञात करना है। लेकिन इतना तो कार्य होगा नहीं इसको करने में, पूरा का पूरा तो होगा नहीं। तो दक्षता दिया गया है कै प्रतिशत? 80%। यहाँ दक्षता लिखा गया है 80% है। इसका मतलब कि इसका 80% निकाल लिया जाए, 80/100। यही कार्य हमें चाहिए और ये कार्य किसके बराबर है? तो mgh के बराबर है। अब ये कार्य और ये कार्य आपस में क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। चलिए बराबर कर देते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे कि ये mgh अर्थात 1000 गुणे T गुणे 80/100 बराबर लिख दें ये 1000 गुणे 10 गुणे 30। अब देखिए 1000 से 1000 कट जाएगा,
0 से 0 कट जाएगा, तो जो t होगा वह इधर चला जाएगा 10, तो ये 10 गुणे 30 गुणे 10 बटा 8। अब देखिए कि यहाँ पर हो जाएगा 3 सेकेंड में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3, तो 3000 बटा 8 इतना सेकेंड, भाग दे देते हैं तो 8 तिलिके 24, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 8 साते 56, 4 बचेगा 40 होगा, 8 पांचे 40, यानी 375 सेकेंड। अब 375 सेकेंड को मिनट में बदल दें, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। 375 में 60 से ऐसे भाग दिया जाता है, याद रखिएगा। तो अब भाग दे दें, तो ये 60 से भाग दें तो 6 बार जाएगा, यानी 360। अब 360 हटा दें तो ये 15 है। इसका मतलब ये है कि 6 मिनट 15 सेकेंड में भर जाएगा। 6 मिनट 15 सेकेंड में ये क्या हो जाएगा, टंकी भर जाएगी। 6 मिनट 15 सेकेंड लगेगा। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। 6 मिनट 15 सेकेंड में भर जाएगी। जल्दी से सॉल्व करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही प्रश्न इसी तरह का होता है, लेकिन करंट में वैद्युत ऊर्जा में बताएंगे। इसी प्रश्न को पूछने का तरीका अलग होता है। हो गया? सॉल्व हो गया? चलिए अब तो सॉल्व हो जाएगा। डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, जो पेट्रोल इंजन होता है उसकी दक्षता ज्यादा होता है और जो डीजल इंजन होता है उसकी दक्षता कम होती है। अर्थात जो डीजल इंजन होता है उसको ऊर्जा ज्यादा देते हैं और कम कार्य ले पाते हैं, और जो पेट्रोल इंजन होता है उसके लिए क्या होता है कि हम ऊर्जा जितना देते हैं उससे थोड़ा ही कम, यानी डीजल के सापेक्ष पेट्रोल इंजन की दक्षता ज्यादा होता है। और याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछता है किसकी दक्षता ज्यादा होता है, पेट्रोल इंजन का कि डीजल इंजन का। तो याद रखिएगा पेट्रोल इंजन की दक्षता ज्यादा होता है और डीजल इंजन की दक्षता कम होता है। यही कारण, पेट्रोल भी कई तरह के होते हैं, यही कारण है कि जो एरोप्लेन वगैरह चलाए जाते हैं, हवाई जहाज वगैरह, तो उसमें क्या भरा जाता है, तो उसमें पेट्रोल भरा जाता है, डीजल नहीं भरा जाता है। अगर दक्षता डीजल इंजन की ज्यादा होती तो फिर डीजल भरा जाता, लेकिन नहीं, बल्कि क्या भरते हैं, पेट्रोल भरते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। लिखिए जरा। इसमें ऊष्मा से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ऊष्मा, हालांकि जब ऊष्मा पढ़ाएंगे तो उस पर आएंगे, चर्चा करेंगे हीट में, कि अगर वर्षा की बूंदे, जब पानी गिरता है, वर्षा होती है, उस कंडीशन में जब मान लिया जाए कि 500 मीटर की ऊंचाई से पानी अगर गिर रहा हो तो उसके भूतल पर आते आते टेम्परेचर में परिवर्तन कितना हो जाता है, उसके ताप में परिवर्तन कितना होता है। तो यही कारण होता है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, चूंकि ऊंचाई पर है तो स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है, और जब जैसे जैसे नीचे आता है पूरा का पूरा स्थितिज ऊर्जा उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है, और जैसे जैसे वो नीचे आता है तो क्या होता है कि वह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगता है, और धीरे धीरे वह उसकी जो टेम्परेचर होता है, उसमें ऊर्जा होता है, जब वो कम होता है, यानी वो रिलीज करता है, और वो किस में बदलता है, गतिज ऊर्जा में।
यानी जो उसका उष्मीय ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो धीरे धीरे वो क्या होने लगेगा, कूल होने लगता है, ठंडा पड़ने लगता है। यही कारण है कि जब आंधी तूफान आता है बहुत तेज, तभी ओले पड़ते हैं। ओला कब पड़ता है, आप कभी जब पूरा एकदम हवा रुका हो, एकदम हवा रुका हो, उस कंडीशन में आप देखेंगे तो कभी ओला नहीं पड़ते, कभी पत्थर नहीं पड़ता है, कभी बर्फबारी नहीं होती है। ओला कब पड़ता है, जब बर्फबारी होती है उस समय आप देखेंगे कि आंधी तूफान तेज होता है, यानी उस समय उसकी रफ्तार क्या होती है, तेज होता है, बहुत तेजी से गिरता है। और जितना तेजी से वो गिरेगा, यानी जितना उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, गति अधिक होगा, वह उतना ही कूल होता है, और जितना ही कूल होता जाएगा वो बर्फ जमता जाएगा। अगर यही जब उल्टा होता है, जैसे ही बर्फ गिरता है तो बर्फ जब भूतल पे गिरेगा तो धीरे धीरे क्या होता है, पिघलने लगता है। और पिघलता क्यों है, क्योंकि वह जो है उसको बाहर से उष्मा मिलता है, बाहर से टेम्परेचर मिलता है, जिसके कारण वो पिघलने लगता है। तमाम कारण होते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे अगर कोई भी प्रश्न इस तरह का पूछा जाए कि ये हथौड़ा है, ठीक है, ये हथौड़ा है और ये हथौड़ा इस कील पर गिरता है, ये कील है, तो कील का टेम्परेचर में कितना परिवर्तन होगा जब ये इस पर गिरेगा। तो आप देखते होंगे हथौड़ा गिरता है, चिंगारी उत्पन्न होती है। चिंगारी क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा जब इस पर टकराता है तो गतिज ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। अब वह उष्मीय ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा में कई रूप धारण कर ले रहा है। सोचिए कि गतिज ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदला, फिर उष्मीय ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा में बदला, ये सारे रूप जैसे ही होते हैं, बदलते हैं, तो वह ऊर्जा में क्या होता है, हरासमेंट होता है, जिसके कारण अगर इसको धंसना चाहिए, एक बार के हथौड़ा गिरने से मान लेते हैं कि इतना अगर धंसना चाहिए, अगर इसका ऊर्जा लॉस हुआ तो इतना नहीं धंसेगा, बल्कि थोड़ा ही धंसेगा। क्यों, क्योंकि ऊर्जा में लॉस होता है, ऊर्जा में हरासमेंट होता है। तो पूरा का पूरा अगर हमें वर्ग करना है तो ऐसा हथौड़ा इस पर मारना है ताकि उससे चिंगारी न निकले। ये भी हमें ध्यान में रखना होता है कि हथौड़ा मारते समय कील पर अगर हम हथौड़ा मार रहे हैं तो इधर उधर ना मार दें कि छलक न जाए। जैसे ही छलकेगा तो चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, और पूरा का पूरा पड़ेगा तो इसका मतलब पूरा का पूरा ऊर्जा इस कील पर जाएगा, और कील जो है अपना टोटल ऊर्जा लगाएगा धंसने में, अंदर जहां भी उसे गाड़ रहे होंगे। ठीक है, अगर इस तरह के भी प्रश्न पूछते हैं कि हथौड़ा 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो कील के टेम्परेचर में कितना परिवर्तन होगा, जबकि हथौड़े का वजन दे दिया जाए तो याद रखिएगा पूरा का पूरा ऊर्जा ms डेल्टा t में परिवर्तित होता है। और एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। एक कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.18 जूल। तो पूरा का पूरा ms डेल्टा t तो ये कैलोरी में होगा, और इसी में 4.18 से भाग देते हैं, यही जूल होता है, और यह जूल mgh के बराबर करते हैं। पर ये ध्यान रहे कि यह m अलग चीज है और ये m हथौड़े का द्रव्यमान है, तो यहाँ m1 कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, m2 कर देंगे। और ये किसका द्रव्यमान है, m2, तो कील का द्रव्यमान है, m2 है, s है, और s क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है। किसका विशिष्ट ऊष्मा है, तो कील का विशिष्ट ऊष्मा है। डेल्टा t क्या है, टेम्परेचर में परिवर्तन है, और 4.18 ये तो यूनिट को चेंज करने का फार्मूला है कि 4.18 जूल बराबर होता है 1 कैलोरी। ठीक है, लिख लीजिए जरा एक प्रश्न और, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान में 20% का वृद्धि तथा वेग में 20% का कमी किया जाता हो तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत
का परिवर्तन होगा। याद रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे जरा देखिए। आपको पता है k बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। k बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अगर कहता है केवल वेलोसिटी में एक ही पिंड है, जब एक ही पिंड होगा तो उसके द्रव्यमान में न तो कमी होगा न वृद्धि होगा। इस प्रश्न में कह रहा है कि द्रव्यमान को भी बढ़ा दें, द्रव्यमान को बढ़ा दिया जाए। इसमें द्रव्यमान में परिवर्तन कह रहा है, लेकिन जब एक ही पिंड की बात करेगा तब उसमें द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हमारे पास 5 किलोग्राम का पिंड है और उसको अगर हम फेंक दें तो कुछ दूरी के जाने के बाद जो वो 4.5 किलोग्राम का नहीं हो पाएगा और ना ही वो 5.5 किलोग्राम का होगा। वो 5 किलोग्राम था तो 5 किलोग्राम रहेगा। इसका मतलब किसी भी पिंड को अगर हम लुढ़का दें या फेंक दें तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ क्या बदलेगा, तो वेग बदलेगा। क्या बदलेगा, वेग। लेकिन यहाँ पर दोनों में परिवर्तित हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा कि ये 1/2 को हटा देंगे। जितना कांस्टेंट होता है सभी को हटा दिया जाता है। यहाँ पर क्या होगा कि m पर 1 घात है तो फार्मूला बनेगा ऐसे 1 + m/100 पर 1 घात, और ये v पर 2 घात है तो 1 + v/100 पर 2 घात और माइनस लास्ट में -1 और पूरा गुणा जो होता है 100 होता है। यही प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला होता है। यहाँ पर रख देते हैं। द्रव्यमान में कह रहा है कि 20% का वृद्धि कर दिया जाए, तो 20% का वृद्धि करेंगे तो प्लस, यानी 1 + 20/100। और कह रहा है कि वेग में 20% का कमी कर दिया जाए, तो यहाँ पर 1 - 20/100। याद रहे, कमी करेंगे तो माइनस रखेंगे, तो 20/100 और -1 × 100, लेकिन इसका स्क्वायर है। अब चलिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 20 × 5 = 100, 5 × 6 यानी 6/5 गुणे, जरा यहाँ देखिए 20 × 5 = 100 है, 5 में से 1 जाएगा 4, 4/5 होगा ना। ये 4/5 है तो 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 16/25 होगा, -1 गुणे 100। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो 16 × 6 = 96 होगा, तो यहाँ पर तो 96 हो गया, माइनस ये 25 × 5 = 125, तो 125 हो गया बटा 125 गुणे 100 हो गया। अब देखिए 25 × 4 = 100, 25 × 5 = 125। अब यहाँ पर 125 में से 96 घटा दिया जाए तो 400 और 25 × 4 = 29। इसका मतलब -29 गुणे 4/5। अब गुणा कर दें, 4 × 9 = 36 और 4 दूना के 8, 3 = 11, 116/5 भाग देते हैं। क्यों, तो भाग देते हैं तो माइनस, और 5 दूना के 10, 1 बचेगा 16, 5 × 3 = 15, 1 यानी 23 सही 1/5% का कमी। माइनस आ गया तो कमी लिखेंगे। सॉल्व कर लीजिए जल्दी से इसे। माइनस आ गया तो कमी, अगर प्लस आता तो वृद्धि लिखते। हो गया। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर, यदि किसी पिंड के गतिज ऊर्जा में 19% का कमी किया जाए तो उसके वेग में कितने प्रतिशत का कमी हो जाएगा। तो अब देखिए कहा जा रहा है क्या कि गतिज ऊर्जा में 19% की कमी। तो पहले तो फार्मूला k = ½ mv²। अब पिंड है और उसी के वेग में, तो वही पिंड है, पिंड के द्रव्यमान में कोई कमी वृद्धि नहीं होगा, तो द्रव्यमान कांस्टेंट हो गया, यानी द्रव्यमान नियत हो गया।
और जो नियत रहेगा उसको फार्मूले से हटा देंगे, इसको हटाएंगे और 1/2 को हटाएंगे। अब देखिए के दिया गया है, भी पूछ रहा है, तो भी स्क्वायर बराबर के, तो भी बराबर हो जाएगा रूट के, यानी के पर 1/2 होगा। अब भी के लिए प्रतिशत फार्मूला बनेगा क्या, तो 1 प्लस के अपान 100 टू दी पावर 1/2 माइनस 1 गुणे 100। अब इसमें हम सॉल्व करें तो 1 कितने की कमी, 19% की कमी, तो माइनस 19/100 और ऊपर हो जाएगा 1/2 माइनस 1 गुणे 100। 1/2 का मतलब वर्गमूल ज्ञात करना। अब चलिए 100 में से 19 घटेगा तो कितना आएगा, यहाँ 100 में से 19 घटेगा तो 81, 81/100 का वर्गमूल निकालना है और माइनस 1 गुणे 100, इसका मतलब 81 का वर्गमूल कितना 9 और 100 का वर्गमूल कितना 10, तो 9/10 माइनस 1 गुणे 100 और इसको सॉल्व कर लें तो 9 माइनस 10/10 गुणे 100। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 0 0 कट जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 10, यानी कितना आ गया -10, एक आ गया और एक में 10 का गुणा होगा 10, -10, यानी 10% का कमी होगा। कितने प्रतिशत का कमी, 10%, अर्थात उसके वेग में 10% का कमी करेंगे तो गतिज ऊर्जा में 19% का कमी हो जाएगा। कितने प्रतिशत का कमी हो जाएगा, 19% का कमी हो जाएगा। क्लियर है, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया। अब देखिए इसी तरह अगर कहा जाए किसी पिंड का संवेग, तो संवेग P बराबर क्या होता है, m इंटू भी। अगर मान लिया जाए किसी पिंड के वेग में 20% का वृद्धि हो जाए तो संवेग में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो अब देखिए कि पिंड का द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, द्रव्यमान तो कांस्टेंट होगा, तो इसको अगर हटा दें तो P प्रोपोर्शनल V, इसका मतलब जितना उसके वेग में परिवर्तन होगा उतना ही उसके संवेग में होगा। अर्थात अगर उसके वेग में 20% का वृद्धि होगा तो संवेग में भी 20% का ही वृद्धि होगा। अगर उसके संवेग में 20% का वृद्धि हुआ तो उसके वेग में भी 20% का ही वृद्धि होगा। अर्थात अगर प्रश्न इसी को कहा जाता ऐसे कि किसी पिंड के संवेग में 10% का कमी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितने कमी हो जाएगा। फिर से सुनिए, पिंड के संवेग में 10% का कमी किया गया, तो जब संवेग में 10% का कमी किया गया तो वेग में भी कितने का कमी होगा, 10 का कमी होगा। द्रव्यमान तो नियत रहेगा, बस k बराबर हाफ mv² लिखेंगे और k का मान, v का मान दिया गया है 10, अब रख देंगे v का स्क्वायर 1 + 10/100 का स्क्वायर करके k का मान निकाल लेंगे, निकल जाएगा। उम्मीद रखते हैं कि आप जो है अब इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आता ही आता है, ये निश्चित रूप से आता है, इसलिए इसको आप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए। और आज जो भी हमने बताया इस स्तर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आप पीछे का पेपर उठाकर देखोगे अगर तो इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक का हो या IERT का हो। आजकल आसान क्वेश्चन कर दिए गए हैं, लेकिन पहले इसी स्तर के प्रश्न पूछे जाते थे। अब हम आगे अगले दिन चर्चा करेंगे, तो अगला टॉपिक जो टाइम टेबल के अनुसार है उस पर चर्चा करेंगे। अगर किसी को किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो वह तुरंत हमें व्हाट्सएप पर भेज दे, तो हम वर्क पावर एनर्जी बहुत डिटेल में हमने पढ़ाया है, कई लेक्चर में पढ़ाया है और न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा सॉल्व किया है। तो अगर किसी को दिक्कत होगा वर्क पावर एनर्जी से संबंधित तो वह जो है भेज देगा व्हाट्सएप पर, तो उसको हम डिटेल वाला लिंक भेज देंगे, वो आराम से क्लास पूरा का पूरा देख लेगा, तो उसे वर्क पावर एनर्जी से संबंधित हर एक चीज आ जाएगा। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी। और जैसा कि हमने आप सभी लोगों को बताया है कि अब शुरू कर रहे हैं हम लोग जो है अनसॉल्व्ड पेपर IERT की तैयारी के लिए, और हम लगे हुए हैं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। और आप सिलेक्शन चाहते हो या नहीं चाहते हो, आप तो सिलेक्शन चाहते हो ना, तभी तो आप पढ़ रहे हो। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, जो अनसॉल्व्ड पेपर का सलूशन करने जा रहे हैं। 12 से अधिक पेपर का सलूशन हम करेंगे,
12 से अधिक पेपर का सलूशन करेंगे और निश्चित रूप से उसी में से प्रश्न आएगा। अधिकतर 60-70% तक प्रश्न उसी में से आएंगे, ये याद रखिएगा। अगर हम लोग कुछ पॉलिटेक्निक का भी सॉल्व कर लेते हैं तो आगे चल के हम बताएंगे पॉलिटेक्निक का भी सॉल्व करना होगा। तो अभी आईआरटी के पेपर का ही सलूशन हम लोग करने जा रहे हैं, इसी हफ्ते से शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद रखेंगे कि आप लोग जो है अपने दोस्तों यारों को जरूर बताएंगे कि हम शुरू करने जा रहे हैं और जल्दी से ज्वाइनिंग कर लें, क्योंकि अभी तक अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो आगे भी अगर ऐसे ही रह गए तो उनका रिजल्ट बहुत बेकार हो जाएगा। तो थोड़ा समय बचा है, मेहनत कर लिया जाए कि रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाए, और उम्मीद रखते हैं कि अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा, इसमें दो राय नहीं है। अगर आप मेहनत से ईमानदारी से अगर पढ़ाई करते हैं तो आगे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।